जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं और आज से स्टार्ट होने वाला है फाउंडेशन कोर्स बायोलॉजी का। और बीपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही एक पिलर का काम करेगा। और मैं बता दूं कि आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो, अगर आप ये पढ़ते हैं तो एकदम बिल्कुल इजी मेथड से और एकदम आसान तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी का फाउंडेशन कोर्स। यानी बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स का भी चलेगा, केमिस्ट्री का भी और मैथ का भी। ये 4 सब्जेक्ट का फाउंडेशन कोर्स चलेगा जो आप कंटिन्यू हमारे चैनल से जुड़कर आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप तैयारी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है यानी बायोलॉजी से हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान। बायोलॉजी को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। ध्यान से देखिएगा, बायोलॉजी। देखिए जो बायोलॉजी होता है, ये पहले जो हम लोग ये बायोलॉजी पढ़ते थे, इसके जनक किसको कहा जाता है? तो बायोलॉजी के जनक को अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु, यानी अरस्तु जी को बायोलॉजी का जनक कहा जाता था। इसमें हम लोग जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं या सजीव, जो भी जीव सजीव है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो देखा गया कि हम लोग सजीव में आ रहे हैं, लेकिन हम लोग चलते हैं, खाना खाते हैं, बहुत काम करते हैं, दिमाग भी है। लेकिन पेड़ पौधों को देखा गया कि वो तो अपना भोजन बनाता है लेकिन वो चलता नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए बायोलॉजी को कुछ आने वाले समयों में इसको डिवाइड कर दिया गया, माने इसको भी 2 पार्ट में बांटा गया। तो बायोलॉजी को 2 पार्ट में बांटा गया। तो देखिए 2 पार्ट का क्या नाम है। फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने कहा जूलॉजी। क्या कहा? जूलॉजी। अब जूलॉजी क्या होता है ये हम आपको बताएंगे। और सेकेंड को जो पार्ट में डिवाइड किया गया उसको बोलते हैं बॉटनी। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, जूलॉजी जो है, जूलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं जीव जंतु के बारे में। किसके बारे में? तो जीव जंतु के बारे में, यानी जीव जंतु, जंतु के बारे में, यानी एनिमल, एनिमल्स, एनिमल्स के बारे में किस में अध्ययन करते हैं हम? जूलॉजी में। अब बोटनी जो होता है इसमें हम लोग अध्ययन करते हैं प्लांट के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं पादप, यानी पादप माने होता है पौधा, यानी पौधे के बारे में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ठीक है, पौधे यानी पेड़ लिख सकते हैं, यानी पेड़ पौधे के बारे में हम क्या कर सकते हैं? अध्ययन करते हैं। तो जूलॉजी जो है इसमें जीव जंतु एनिमल यानी सब हम भी आ जाएंगे। इसमें जितने जानवर हैं सब के सब आए। हम लोग भी एक तरह के जानवर ही है, जो कि हम लोग थोड़ा सा विकसित हैं, दिमाग हो गया तो इसलिए हम लोग इंसान हो गए। हम लोग भी क्या है? एक जानवर ही है। जीव जंतु जूलॉजी में पढ़े जाएंगे। और ये बोटनी जो है इसे ओनली वन, इसे पादप यानी पौधे के बारे में अध्ययन किया जाएगा, यानी प्लांट के बारे में। इसके जो जनक माना जाता है यानी जूलॉजी का, इसको इनका भी जनक जो है वो अरस्तु जी है। यानी बायोलॉजी के जनक कौन है? अरस्तु। और जूलॉजी के भी जनक कौन है? अरस्तु। यानी कि अरस्तु ने, बायोलॉजी को भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है और जूलॉजी का भी जनक अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन बोटनी का जो जनक है उनको बोला जाता है थियोफ्रेस्टस। फ्रेस्टस, इसको क्या बोला जाता है? इनके जनक को बोला जाता है थियोफ्रेस्टस। किनके जनक को? तो बोटनी के जनक को। इन्होंने इसके बारे में बताया और इसको पूरा बोला कि ये अलग होना चाहिए, क्योंकि इससे ये थोड़ा सा बहुत अलग है, इसलिए इसे अलग करना जरूरी था। ये इनके मतलब जनक थे। इन्होंने प्लांट के बारे में बताया और ये जीव जंतु के बारे में जिन्होंने अरस्तु जी ने बताया। तो हम लोग ये इनका पार्ट हुआ बायोलॉजी का। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक ऐसा स्टेप से, एक ऐसा टॉपिक से जो कि सबके लिए नेसेसरी है और जानना एकदम अति आवश्यक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग टोटल पूरे सिलेबस को, फाउंडेशन कोर्स को कंप्लीट करेंगे। अगर आप 2024 के लिए अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। मेरा यहाँ पे टॉपिक रहेगा आज का स्टार्टिंग का सेल। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? सेल। सेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सेल को कहा जाता है,
सेल को कहा जाता है कोशिका, यानी इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका। यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में। अब देखिए ध्यान से, कोशिका क्या होता है, हमारे शरीर की जो छोटी इकाई होता है, यानी छोटी इकाई, उसी को कोशिका कहा जाता है, यानी सबसे छोटा यूनिट को। अभी कैसे पता चला, वैज्ञानिकों ने जब इसे कहीं कटा तो उसे माइक्रोस्कोप से देखा, इस तरह से आप नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से जब देखा तो पता लगाया कि इसका नाम क्या है, कोशिका है। इसके खोज जो किए थे, कौन पता लगाया कोशिका है, तो इसका खोज किए थे बाबू, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, यानी रॉबर्ट हुक ने खोज किया था कि इसका, तो कोशिका का। कैसे पता लगा, देखिए कोई भी चीज की जो खोज होता है ना, तो धीरे धीरे उसका खोज होता है, उसमें वो हुआ, फिर उसके अंदर हुआ, धीरे धीरे बहुत चीजें की खोज हो सकती है। यानी कोशिका क्या होता है, तो हमारे शरीर जो बना है ना, टोटल मेरा जो शरीर बना है, या किसी भी इंसान का जो शरीर बना है, एनिमल का जो भी शरीर बना है, सब के सब कोशिका से बना है। ये जो कोशिका है हमारे पार्ट में, शरीर में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग काम करती है। देखिए केस में जो कोशिका है उसका काम अलग है, ये नाखून है जो अलग काम है, ये स्किन का जो कोशिका है उसका अलग काम है, हड्डी का जो कोशिका है, सेल है, उसका अलग, यानी सबका अपना अपना काम है। तो अब हम लोग देखेंगे कोशिका के बारे में पूरे डिटेल से हम लोग स्टडी करने वाले हैं। इससे आपसे कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। तो चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं। अब कोशिका के बारे में हम बता रहे हैं। सबसे पहला बात, कोशिका की तो खोज मालूम हो गया कि किसने बताया। अब हम सबसे पहला बात आता है कोशिका के बारे में, ये इसमें मृत कोशिका भी होती है, मृत कोशिका। एक जो होता है लाइव कोशिका होता है। लाइव कोशिका का मतलब होता है जीवित कोशिका, जीवित कोशिका, इसको क्या बोलते हैं, जीवित कोशिका। तो ध्यान से देखिएगा, अब जीवित कोशिका क्या है और लाइव मृत कोशिका क्या है, हम आपको बता रहे हैं। देखिए जितने हमारे बॉडी में जो कहीं स्किन पर, हड्डी पर कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जीवित कोशिका है। अब जो ये नाखून आप देख रहे हैं, ये नाखून जब आप बढ़ जाता है तो इसके अगले जो पार्ट है वो मृत हो जाता है, तो ये इसको कोशिका जो बोला जाता है, इसे मृत कोशिका बोलते हैं। ठीक है, तो मृत कोशिका पता चल गया। और जीवित, देखिए वो बहुत से हमारे शरीर में ऐसे पार्ट है जो मृत कोशिका, अगर आप इस केस को काटिएगा, ऊपरी पार्ट को उसको काटिएगा तो दर्द नहीं होगा, क्यों, क्योंकि मृत कोशिका है। अब ध्यान से, ये नाखून जो है ना, ये मृत कोशिका है। तो यहाँ पे ये मृत कोशिका हो गया, ये जीवित कोशिका। मृत कोशिका जो खोज किया था, जिनको जनक कहा जाता है, मृत कोशिका के जनक को रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को क्या कहा जाता है, मृत कोशिका के जनक कहा जाता है। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी, किसने, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन जीवित कोशिका का खोज इसने नहीं किए थे, कौन का, ल्यूवेन हक ने किया था। कौन किया था, ल्यूवेन हक ने कोशिका का, जीवित कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका खोज किसने किया था, ल्यूवेन हक। ल्यूवेन हक ने जीवित कोशिका का खोज किया था। तो ठीक से लिख दे, दिखाई नहीं दे रहा होगा। ल्यूवेन हक ने जीवित कोशिका की खोज किया था। चलिए अगले स्टेप कोशिका के बारे में अगर हम बढ़ेंगे अगले स्टेप में, तो देखिए अगर कहा जाए सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए, सबसे बड़ी ओवरऑल, अगर सबसे बड़ी कोशिका का नाम देखा जाए तो सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका, इसके बाद हो सकता है सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका। ध्यान से देखिएगा, सबसे छोटी कोशिका और सबसे बड़ी कोशिका। सबसे जो बड़ी कोशिका होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, यानी जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है इतना बड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, सबसे बड़ी कोशिका होता है। वो भी उसमें भी देखना होगा उसका मतलब सेल, तो उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है, लेकिन जो उसका अंडा होता है बहुत बड़ा होता है। देखिएगा शुतुरमुर्ग का क्या होता है, अंडा। ठीक है, अब देखिए सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो माइक्रोप्लाज्मा को कहा जाता है, यानी माइक्रोप्लाज्मा को माइक्रोप्लाज्मा को क्या कहा जाता है, सबसे छोटी कोशिका कहता है। यानी पूछा जाए ओवरऑल
पूरे, ये नहीं कि मेरे में, ये नहीं कि आप में। तो अगर पूछा जाए ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका का नाम बताइए तो शुतुरमुर्ग का अंडा होगा। और कहा जाए सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए, स्मॉलेस्ट सेल का नाम बताइए, तो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अब आते हैं हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में भी सबसे बड़ी हो सकता है, सबसे छोटी हो सकता है और सबसे लंबी हो सकता है। तो देखिए हमारे शरीर में सबसे, ह्यूमन बॉडी में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं ह्यूमन बॉडी। अब ह्यूमन बॉडी इसलिए लिखे हैं कि सिर्फ आपके शरीर में बात किया जा रहा है, ये ओवरऑल नहीं किया जा रहा है। तो देखिए आपके शरीर में सबसे बड़ी यानी लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल, देखिए लॉन्गेस्ट सेल का मतलब होता है, सेल का मतलब सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है। या यहाँ पर लिख सकते हैं सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका यानी सेल, सबसे बड़ी सेल, सबसे बड़ी सेल। और दूसरा सबसे, देखिए ऐसे कर देंगे तो ये समझिएगा छोटी, सबसे छोटी सेल। और तीसरा सबसे लंबी सेल, लंबी सेल। अब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों का जवाब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद करना। एग्जाम में पूछ सकता है आपसे कि बताइए आपके शरीर का सबसे लंबा कोशिका कौन सा होता है, बताइए आपके शरीर का सबसे बड़ा कोशिका का नाम क्या है, बताइए आपके शरीर का सबसे छोटा कोशिका का नाम क्या है। तो देखिए सबसे जो बड़ी कोशिका होता है और सबसे छोटी, सबसे बड़ी कोशिका जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है, जिसका नाम है ओवम। ओवम, ओवम इसका नाम है, ठीक है। अब इसको बोलते हैं अंडाणु, क्या बोलते हैं, अंडाणु, अंडाणु बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। अंडाणु इसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं अंडाणु, ठीक है। अब देखिए सबसे जो छोटी कोशिका होती है वो फीमेल में होता है, ये मेल में होता है। सबसे बड़ी जो होती है वो फीमेल में और सबसे छोटी जो होती है वो मेल में, जिसको बोलते हैं स्पर्म, क्या बोलते हैं, स्पर्म, इसको स्पर्म बोलते हैं। और इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु, क्या बोलते हैं, शुक्राणु, इसको शुक्राणु बोलते हैं, स्पर्म। और सबसे जो लंबी कोशिका होती है उसको बोलते हैं न्यूरॉन, उसको क्या बोलते हैं, न्यूरॉन, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं तंत्रिका, तंत्रिका कोशिका। यानी तंत्रिका कोशिका जो मस्तिष्क में पाया जाता है वो सबसे लंबी कोशिका होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए आपके शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी फीमेल में ओवम नाम है, जिसका अंडाणु हिंदी में बोला जाता है। सबसे छोटी है जो स्पर्म है यानी शुक्राणु, और जो सबसे लंबी होता है उसका नाम है न्यूरॉन, यानी उसको क्या बोला जाता है, तंत्रिका कोशिका। तो ये आपका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जरूरी है। चलिए अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए कोशिका के अध्ययन को काइटोलॉजी बोलते हैं, काइटोलॉजी, काइटोलॉजी बोलते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या बोला जाता है, काइटोलॉजी, यानी कोशिका को जिस तरह से पढ़ा जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस सिस्टम को क्या बोला जाता है, काइटोलॉजी बोला जाता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसका सिद्धांत यानी कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, स्वान, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था, याद रखिएगा। कोशिका के सिद्धांत किसने किया था, माने उन्होंने ही बताया कि ये कोशिका है, इस तरह होता है, इस तरह, किसने कहा था, इसका सिद्धांत कौन दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम बताते हैं, अब और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाला है, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको ये सब याद रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए एग्जाम के लायक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेल के बारे में और भी चीजें जो हैं कि काफी यूजफुल है, आपको मालूम होना चाहिए। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होता है कि इसमें जो कोशिका होती है वो पुनर्निर्माण होता है, पुनर्निर्माण। अब देखिए पुनर्निर्माण क्या होता है, निर्माण, पुनर्निर्माण क्या होता है, इसको बोलते हैं न्यू बर्न, न्यू बर्न, न्यू बर्न का मतलब होता है पुनः निर्माण, नया निर्माण। ये क्या होता है, न्यू बर्न, नया जन्म क्या होता है, हम आपको बताते हैं। ये दो तरह से कोशिका में होता है, एक तेज होता है और एक धीमा होता है। देखिए धीमा का मतलब मान लीजिए कि नहीं होता है, सबसे तेज यानी कहने का मतलब कि सपोजेट, इसका मतलब क्या होगा, पुनः निर्माण, कोई चीज खराब हो जाए और वो एकदम जल्दी से ठीक हो जाए, उसको नया जल्दी से बन जाए, तो उसको बोलते हैं पुनः निर्माण। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कट जाए और तुरंत ठीक हो जाए, तो उसको बोलते हैं पुनः निर्माण,
यानी इसका तगड़ा है, जल्दी ठीक हो गया। तो पुनर्निर्माण जो होता है सबसे तेज जो होता है वो लीवर में होता है, जिसको यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं, यानी लीवर। लीवर में जो होता है सबसे तेजी से, अगर आपके लीवर कट गए ऑपरेशन करते समय, अगर कट गया तो वो आपका कवरेज बहुत जल्दी हो जाएगा, यानी वो ठीक हो सकता है। लेकिन सबसे धीमा जो होता है वो ब्रेन में होता है। किस में होता है? ब्रेन में। यानी ब्रेन के आपके नस अगर कट जाता है, देखिएगा सुनने में आया होगा ब्रेन हेमरेज हो गया, तो उसका ब्रेन हेमरेज कब होता है? जब ब्रेन के अंदर अगर कुछ सिस्टम होता है तो वो पुनः निर्माण नहीं होता है, यानी न्यू बर्न उसमें नहीं होता है, न्यू जन्म नहीं होता है। इसलिए ब्रेन में अगर किसी को चोट लग जाती है तो जल्दी ही खलास हो जाते हैं। अगर मान लीजिए किसी की दिमाग पर अच्छा से अगर सिर पर चोट लग गया, अगर वो अंदर चला गया, ठीक है, और वो चोट अंदर चला गया तो उसे बचने का कोई चांस नहीं रहता है। अब पुनः निर्माण जो है लीवर, अब ध्यान से देखिएगा, लीवर में बहुत तेजी से पुनः निर्माण होता है। पुनः निर्माण का मतलब मान लीजिए कि यहाँ पे कट जाता है और उसे जल्दी से ठीक हो जाना, उसे क्या कहलाता है? पुनः निर्माण होना, यानी लीवर में बहुत ही तेजी से होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोशिका का कंस्ट्रक्शन कैसा है, संरचना कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिएगा कोशिका जो होता है ये देखने में एकदम छोटा होता है, ऐसा होता है। अब कहिएगा सर इतना छोटा है और इसके अंदर इतना खजाना भरा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। तो इसके लिए माइक्रोस्कोप से जब देखा गया, तो ये माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो कोशिका इतना बड़ा दिखाई दिया, इतना बड़ा, यानी सेल इतना बड़ा दिखाई दिया। किससे देखा गया? तो माइक्रोस्कोप से देखा गया। तो अब इसके ऊपरी एक झिल्ली पाई जाती है, इस झिल्ली को बोलते हैं अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध पारगम्य, पारगम्य, अर्ध पारगम्य झिल्ली बोलते हैं इसको, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, इस झिल्ली को सेल मेमोराइज भी बोला जाता है। ठीक है, सेल मेमोराइज, यहाँ ध्यान दीजिएगा अंग्रेजी में बोला जाता है। ये क्या है? ये सेल है। ये क्या है? सेल। अब ध्यान से देखिएगा इस सेल किससे बना होता है? तो ये सेल प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से बना होता है। इस सेल किससे बना होता है? प्रोटीन से। इसके ऊपरी झिल्ली को, इसके ऊपरी झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहा जाता है। कौन सा झिल्ली? कोशिका झिल्ली कहा जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। मेमोराइज नहीं होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, इसको अर्धपारगम्य झिल्ली आप कह सकते हैं। ठीक है, ये किससे बना होता है? तो प्रोटीन से बना होता है। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे पहला चीज जो पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको बताते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अगर ये है तो इस तरह इसका संरचना होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये काम क्या करता है? ये ऊर्जा का निर्माण करता है। वो कैसे करता है? आप सांस लेते हैं तो आपका सांस जो है, जो श्वसन क्रिया करते हैं तो फेफड़ा में जाता है। फेफड़ा में ब्लड के साथ ऑक्सीजन लेकर यो माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। इसमें ऑक्सीश्वसन होता है। अगर आपसे पूछा जाए किसमें ऑक्सीश्वसन होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीश्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। एक क्रेब्स पाया जाता है, इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? क्रेब्स साइकिल, इसको क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। साइकिल, क्रेब्स साइकिल क्या होता है? इस तरह क्रेब्स साइकिल इसमें चलता है। एक क्रेब्स साइकिल जब चलता है तो 38 एटीपी ऊर्जा इसमें से निकलता है। एटीपी यानी 38 एक बार चलेगा ये तो कितना ऊर्जा मिलेगा? 38 एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो 38 एटीपी मिलता है। 38 एटीपी से एक ग्लूकोज बनता है, एक ग्लूकोज बनता है। और एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। कितना ऊर्जा मिलता है? इतना एक ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलता है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको दिन भर काम करने के लिए, एनर्जी के लिए आपको 2500 लगभग कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। तो ध्यान से देखिएगा, और यहाँ पे एक बार क्रेब्स चक्र से क्या होता है? इतना एटीपी मिलता है, इससे एक ग्लूकोज होता है, इतना कैलोरी एनर्जी मिलता है, यानी ऊर्जा मिलता है। इसका ऑल्टमैन ने खोज किया था। कौन किया था? ऑल्टमैन ने इसका खोज किया था। किसका? यानी माइटोकॉन्ड्रिया का। ठीक है, अभी इसके बारे में हम लोग इतना चीज पढ़ने वाले हैं। अब इसमें गल्जी बॉडी होता है। क्या होता है? गल्जी बॉडी क्या होता है ये बताएंगे। उसके बाद इसमें इतना चीज होता है जो एक एक करके
हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। अब चलते हैं अगले क्लास में हम मिलेंगे तो फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे कोशिका से यानी सेल से, और इसको पूरे डिटेल में A to Z हम लोग पढ़ने वाले हैं। और सेल ही नहीं, बायोलॉजी का कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो आपको हम नहीं पढ़ाएंगे, पूरे 100% पढ़ाएंगे और 100% आपको समझ में भी आएगा। जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।